हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा अमरीका मुकम्मल हुआ और कुछ घंटे में वो वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर उन्हीं की क्रिकेटिंग टर्म्स में बात की जाए तो यकीनन इमरान खान एक अच्छी इनिंग्स खेल कर वापस आ रहे हैं, मगर ये कोई T20 या वनडे नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। तो अभी अगर हमने बैटिंग अच्छी की है सही तो T20 ये हो सकता है, डिपेंड करता है कि ट्रम्प का ट्विटर काम कर रहा है या नहीं। नहीं, लेकिन ओवरऑल ठीक है। आई सपोर्ट और लगे हाथों इस पूरे उसमें भारत के साथ वो हो गया जो भारत ने वर्ल्ड कप में हमारे साथ किया था। तो लिहाजा अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में इनमें इनको अच्छा है, सोच समझ के आए आप। तो जनाब बातें तो कल से ही हो रही हैं और ट्रम्प और इमरान खान की जो मीटिंग हुई, जो फ़ोटो ऑप हुआ, जो उन्होंने बातें की, वो उसने यकीनन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, इंडिया में ख़ुसूसन बहुत हेडलाइंस बनाई। और हमें बहैसियत पाकिस्तानी तो लगता है कि बेहतरी आई। जो एक जमूद था वो टूटा, जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं आइस मेल्ट हुई। अब ये आइस कीपिंग इन व्यू ट्रम्प एंड कीपिंग इन व्यू इमरान खान, ये आइस जो है जमने में जो है दोबारा देर भी नहीं लगेगी। मेरा ख्याल है कि जमने में शायद उनका इतना नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या एक्चुअली तब्दीली आती है और स्पेशली अफगानिस्तान में अब क्या होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। देखिए पर्सनली आई थिंक कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने आप को बहुत स्किलफुली हैंडल किया है। स्पेशली ट्रम्प के साथ जो इंटरेक्शन थी, 2-3 ऑकवर्ड मोमेंट्स भी थे, क्योंकि जब वो एक फर्ज करें जब ईरान के बारे में बात कर रहे थे तो आपको बड़ा एक स्टोन पोकर की तरह आपको वहाँ पे बैठना पड़ा था कि जी बिल्कुल मैं कुछ नहीं कह रहा। अदरवाइज देन दैट आई थिंक कि काफ़ी वेल हैंडल था। और मेन जो मुझे जो इसमें इंटरेस्टिंग बात लगी है कि पहले भी कहा था कि यार इनकी जोड़ी सजेगी, क्योंकि एक मीटिंग ऑफ द माइंड्स भी है 2-3 लिहाज में। और मेरी नज़र में इमरान खान साहब सदर ट्रम्प की साइकी को भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक गैर रिवायती वज़ीर आज़म है, वो भी गैर रिवायती प्रेसिडेंट है। ये कि ट्रम्प ने मेरे ख्याल में जैसे कहते हैं पोली गेंदें करा के और स्टेज पूरी ट्रम्प ने सेट कर दी, जिसके बाद इमरान खान ने बाद में कहा भी कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था जब ये दौरे पर जा रहे थे, बहुत से लोगों ने उन्हें तरह तरह के मशवरे दिए और ये कहा कि बड़ा स्किलफुली इसको डील करना। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प मेरा हाथ अगर फंसा हुआ हो ना शिकंजे में, मैं भी पोली गेंदें कराऊंगा। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो तो हम पहले दिन अफगानिस्तान में बहरहाल, लेकिन एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल, तो वो जाहिर है हमारे लिए। मुझे तुमने कहा ना कि ये जो बहुत अच्छा खेल, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर का जो परफॉर्मेंस था, जिस तरह उन्होंने डील किया ट्रम्प से, इट वाज ग्रेट। अच्छा, इसमें सारा खेल, सारा नहीं, आधे से ज़्यादा खेल जो है ग्रूमर्स का होता है कि आपने फला हेड ऑफ स्टेट, उसकी साइकी क्या है, आपको अपना मौक़िफ़ किस तरह क्लेवरली पेश करना है कि उसे लगे जैसे वह वही बात कर रहा है ये जो मैं सोच रहा हूँ। तो उस लिहाज से जिन्होंने भी इमरान खान को मुलाकात से पहले पेशा वराना टेक्निकल मशवरे दिए, इमरान खान ने उन्हें याद भी रखा और अप्लाई भी किया। बिल्कुल, लेकिन कुछ देखो कुछ नेचुरल भी है। और अगेन आई मीन ये बातें में दोबारा दोहराने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी बहुत हैं। अगेन नॉन ट्रेडिशनल, चैलेंजिंग स्टेटस को अपने अल्फाज में, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इम्पल्सिव, यस ठीक है, एग्जैक्टली, अग्रेसिव, इम्पल्सिव एंड अग्रेसिव। और यू टर्न दोनों लेते हैं बड़े प्यार से, यू टर्न अपनी। लेकिन देखें इमरान खान की जो अफगानिस्तान के बारे में राय शुरू से चली आ रही थी, वो उसको अगर ट्रम्प ने शुरू में ही वैलिडेट कर दिया तो जाहिर है खान साहब ने तो फिर वो होना ही था, और राइटली सो। आई मीन जाहिर है वो एक आदमी आपको 15-20 साल से एक बात कहता आ रहा है, और जिसको अमेरिकन नहीं मान रहे थे उस वक्त, बहुत कुछ कह रहे थे। देखो, आज सबसे बड़ा जो एक्सपर्ट है इस खित्ते में अफगानिस्तान पे, वो इमरान खान है। इमरान खान जो भी कहेगा ट्रम्प को उसे गौर से सुनना पड़ेगा अफगानिस्तान की हद तक। बाकी बातों में ट्रम्प को गौर से सुनना पड़ेगा। हाँ साहब, नो डाउट। अच्छा, अब जरूरत की बात है जी बिल्कुल। अब जहाँ तक मैं बात कर रहा था ना साइके की, तो एक और चीज़ आप देखें कि अच्छा
3 इनके टेलीवाइज्ड एड्रेसेस अगर आप कह सकें इमरान खान साहब के थे। एक तो ट्रंप के साथ जो मुलाकात थी, अच्छा उसके बाद एक टेलीविजन इंटरव्यू दिया। हाँ। अच्छा इंटरव्यू किसको दिया? MSNBC को नहीं दिया, CNN को नहीं दिया फॉक्स न्यूज को। हाँ अच्छा, और इंट्रोडक्शन में जो ही ट्रंप के लिए वही है जो यहाँ रोजनामा उम्मत है। नहीं, मेरे पास बेहतर लाइन है कि उन्होंने बेसिकली अमेरिका के ARY को इंटरव्यू दिया। एक तरह से आप ये भी कह यार आज तो तुम बहुत ये नहीं एक से एक फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं भाई, फ्रंट फुट पे एंड यू नो गोइंग मेनी अ माइल जैसे कहते हैं हमारी। तो इंट्रोडक्शन में ही पहला जो सवाल था कि आपकी मुलाकात कैसी रही, उसका क्या जवाब दिया, सुनिए। I was very happy with the meeting. I found President Trump refreshing in the sense that completely someone who's a straightforward man, no mixing of, no juggling with words, you know, just came out straight with things, and not just me, my whole delegation, we loved the meeting. Refreshing, straightforward, says it like it is. ये वही अल्फाज हैं जो ट्रंप अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। क्या हम ट्रंप को अमेरिका का इमरान खान कह सकते हैं? यार हम इनको बहुत लोग कहते हैं, आप एक तरह से कह भी सकते हैं। अच्छा एक बड़ी प्रॉपर स्टडी भी कुछ लोगों ने की है कि ट्रंप्स की ट्वीट्स और फॉक्स न्यूज़ की कवरेज को आप मैच कर सकते हैं। वहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस होता है, उसके 5 मिनट बाद उसी टॉपिक पर ट्रंप की ट्वीट आती है। तो ये ट्रंप का मीडिया किबला है, नो डाउट अबाउट इट। तो इसको चूज करना वो भी एक क्लेवर मूव था, और फिर शुरू के साथ ही कि यार ही सच अ ग्रेट गाय, यू नो। तो ट्रंप तो यार मतलब क्या कहते हैं ना, गार्डन हो गया, हाँ व्हाइट हाउस गार्डन हो गया। बिल्कुल। अच्छा फिर इमरान खान यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस भी गए और वहाँ खासी मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। एक जो पाकिस्तान में भी यही इस पर बड़ी बहस होती रही है कि क्योंकि हमने यहाँ मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए, उनको लॉन्च किया, और सबको पता है ये तो हिस्ट्री है CIA की मदद से। लेकिन आज फ्रैंक एडमिशन किया उसने जी, इसके स्ट्रेटेजिक डेप्थ जी बिल्कुल। इनफैक्ट वही अफगानिस्तान भी बड़ा फ्रैंक एडमिशन किया, मिलिटेंट ग्रुप्स पे ही फ्रैंक एडमिशन, और बज़बान इमरान खान ही सुन लीजिए। और मेरे ख्याल में इससे बेहतर जो है पिक्चर इस पूरी पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी की और कोई नहीं दे सका। सुनिए। The fear amongst the Pakistan military establishment was always that there would be a two-front situation. So there would be, you know, the Eastern Front, which is India, and then if Afghanistan was also in the Indian sphere of influence, then Pakistan would be sandwiched between these two. And so this was always the worry about the Pakistan military establishment, and which is why they wanted what was called the strategic depth. But this has changed. Today, there is no concept in Pakistan of strategic depth, because we feel that by interfering in Afghanistan, in order to secure the strategic depth, we have actually done a lot of damage to our own country, and for no rhyme or reason, we have become partisan in Afghanistan's internal affairs. Now, and I speak for Pakistan Army because, you know, normally there was that, you know, there's Pakistan Army is this independent entity, and, you know, the governments have no control over it. I can sit here and tell you that as I speak, the Pakistan Army is exactly behind the government's program. Whatever our policies from day one we've arrived, peace with India, they were behind. When I decided to release the Indian pilot who had been shot down in Pakistan, the army was right behind me. So we today speak as, you know, that there's no difference between the policies of the Pakistan security forces or the Pakistan's democratic government. This is very true. Very true. कि अगर आप आर्मी के साथ एक पेज पे नहीं होते, फिर ये बातें नहीं हो सकती। और दूसरा ये अच्छी बात है, खुशाइन है कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ जिसने वाकई पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, जो हमारी 80 की दहाई में मरहूम हमीद गुल और असलम बेग और उन्होंने शुरू की, वो ज़ाहिर है हिस्ट्री है, लेकिन वो अगर आज लिपट रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि बारहा इस बारे में लिखा जाता रहा कि इस स्ट्रैटेजिक डेप्थ ने हमारे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया। तो आज इमरान खान ने उस चीज़ को भी वैलिडेट किया यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पे। अच्छा देखो, सारी चीज़ें बड़ी फ्रैंक
और ओपन रही हैं, अगेन गैर रिवायती अंदाज में। क्योंकि रिवायती क्या आता है, रिवायती हमेशा जो पहले पाकिस्तान का अगर कोई भी लीडर गया तो वो एक दो सतर का पहले तो आता था, द टॉक्स वर हेल्ड इन कोऑर्डियल एटमॉस्फेयर, बोथ साइड्स एग्रीड टू कंटिन्यू देयर नेगोशिएशंस एंड फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन टू अफगानिस्तान। तो वो बड़ा एक सिफारती, जिसके हर कोई अपने अपने मफहूम निकाल लेता था। कोई कहता था है तेरी गाली नहीं हुई, इसका मतलब है कि देखो मज़ा नहीं आया। इस तरह मत करो यार, इस तरह ना करो। अयूब खान से शुरू है, जब उन्होंने जानसर का गाल थपथपाया था, उससे ज़्यादा फ्रैंक जो है पाकिस्तान में का कोई भी सदर और अमरीकी सदर जो भी रहे हैं वो नहीं थे। उसके बाद भुट्टो के साथ जाहिर है कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन सका, लेकिन उसके बाद ज़ियाउल हक जो है उसको अमरीकियों ने हमेशा 5 स्टार एक प्रोटोकॉल दिया। वजह ये थी कि बंदा साडा है तो साडा काम कर रहा है। ये पूरा जो है ना, ये ट्रेड ऑफ है बेसिकली। जितना आप उनकी देग में मीठा डालेंगे उतना ही वो आपके साथ करेंगे। ज़ियाउल हक के मरते ही सिमेंटन तरमीम आ गई और प्रेसलर तरमीम आ गई, न्यूक्लियर प्रोग्राम अचानक से याद आ गया, अचानक से F-16 जो है वो तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गए। तो ये जो है ना, इट्स अ ट्रेड ऑफ। मुशर्रफ भाई जब भी गए बिल्कुल अमेरिका, कैम्प डेविड था, उन्होंने किया है। अच्छा थोड़ा सा ये जो मैं तो वजीर आजम की बात कर रहा था। देखिए फौजी आमिरों के साथ तो बीबी से ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं है भाई। बेनजीर भुट्टो को कितना जो मुश्तरका जो कांग्रेस का इजलास था, या तो अयूब खान ने उससे खिताब किया या उसके बाद बीबी बेनजीर भुट्टो ने खिताब किया है, उससे ज्यादा नहीं है। देखना चाहिए कि उस वक्त किसके सींग कैसे फंसे हुए, उस हिसाब से वो प्रोटोकॉल। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट, और जो आपने अभी जो पॉइंट रेज किया था, फिर हम वहां से हट गए थे कि अगर आप और आर्मी एक पेज पर नहीं है तो आप ये बातें कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब यहाँ भी अब आप देखें कि देखो ये जो हमने देखा है अभी, और स्पॉटलाइट वजीर आजम इमरान खान पर थी, जो होनी भी चाहिए। वहां से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। बिहाइंड द सीन्स भी बहुत बातें हुई, ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस, क्योंकि जाहिर है मीटिंग्स तो वही हुई पेंटागन में, CIA। अब आप अफगानिस्तान की बात आप डिफेंस मिनिस्टर के साथ तो नहीं करेंगे, जाहिर है, लेट्स बी क्लियर, और ये कैमरों के सामने नहीं करेंगे, जाहिर। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ अब कोई भी बात नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है, बिल्कुल ये भी है। ISI चीफ और CIA डायरेक्टर, इनकी मीटिंग्स एंड जो एक ज़माने में काफ़ी कॉर्डियल रिलेशनशिप थी, जिन ज़मानों की आप बात कर रहे थे अभी ज़िया की, और फिर रिसेंटली बहुत ही फ्रॉस्टी टॉक्सिक किस्म की। वाहिद है पेंटागन और GHQ के जितने भी ख़राब रिलेशन हुए, इनकी हॉटलाइन कभी मुनक़ता डिस्कनेक्ट नहीं हुई, हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी हॉटलाइन अफगानिस्तान में ये हिस्टोरिकल फैक्ट बात है। बिल्कुल, और ज़रूरत है 72 साल से नहीं हुई। फिर यार कह रहे हैं ब्रेक वक्फा ले लेते हैं अगर कह रहे हैं तो। वेलकम बैक। अब जाहिर है कि सफारतकारी एक तरफ और सियासत एक दूसरी तरफ, और अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है कि नहीं जी मैंने तो तनकीद करनी ही करनी है, तो आपको कोई ना कोई मौका मिल जाएगा। आप शहबाज शरीफ की ट्वीट्स भी देख सकते हैं, आप मरीम नवाज शरीफ की ट्वीट्स भी देख सकते हैं, और फिर जाहिर है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ट्रंप के साथ इमरान खान साहब साथ बैठे हुए थे ट्रंप के, और ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता तो मैं 10 मिलियन अफगानियों को कत्ल कर देता, और इमरान खान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जाहिर है कि एक फ्लाइंग किक मारनी चाहिए थी ना उस वक्त ट्रंप को। चुप कर यू नो किस तरह की बातें कर रहे थे तेरी तो। लेकिन अशरफ गनी ने नोटिस लिया, अशरफ गनी ने जाहिर है नोटिस लिया, अब हामिद कारज़ाई ने भी नोटिस लिया, सबने नोटिस लिया, नोटिस मिलिया कख नहीं लिया इस दे से। तो इस मौके पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और मैं ख्याल हम सब अप्रिशिएट करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की इस पर जो ट्वीट्स आई हैं, 2 ट्वीट्स आई हैं, जिसमें पहली ट्वीट में वो कहते हैं कि जी मैं उर्दू में बता, आप उर्दू में बता दें, थैंक यू सो मच, सपैर में ही तर्जुमा कर ये चीज़। मुझे वज़ीर आज़म और उनकी गैर जमहूरी और नुकसानदेह इक़्तिसादी पॉलिसियों पे कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने वाशिंगटन में जो जलसा किया उसमें की गई बातें एक मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म के शायान शान नहीं थीं, मगर वसीतर कौमी मफाद में पाकिस्तान का ताल्लुक़ बैरूनी दुनिया से जोड़ने की पॉलिसी की हमें हिमायत करनी चाहिए।
इस बारे में हुकूमत की कोशिशों की मैं गैर मशरूत हिमायत करता हूँ और तामीरी तनकीद भी करता रहूँ। ये चीज़ और अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जैसा भी हो, जब बाहर जाता है तो मेरे ख्याल में वो हम सब की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो नेशनल ब्रॉडर नेशनल इश्यूज़ पर या पॉलिसी इश्यूज़ पे कम से कम अगर आप उसको अप्रिशिएट या सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उसमें मेंगनियाँ डालने से भी गुरेज करें, चुप रह जाए, साइलेंस। बिल्कुल। और देखिए आई मीन अगेन कि अगर कोई ढंग की तनकीद नहीं कर सकते ना तो फिर भी खामोश हाँ, वही बिकॉज आप सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा फूलिश दिखा रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। फिर दो चार एक बात रह गई थी खान साहब ने, जो मेरे भी दिल की बात है कि भाई इमदाद जो है, उसने अमरीकी इमदाद ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया ओवर द ईयर्स। हम डिपेंडेंसी हो गई और सारा, और हम इस वक्त सिर्फ ट्रेड चाहते हैं, एड नहीं चाहते। तो ये जो वो था कि भाई नाकदीन का आगे जी पैसे के लिए हो रहा है, ये हो रहा है, तो इट्स जस्ट नथिंग वही ठीक है, अमेरिका फंसा हुआ है, लेकिन जाहिर है जब फंसा हुआ है तो हमें भी बिल्कुल बराबरी की सतह। आपने जो बात की ना अभी ये मतलब फॉरेन स्टेज पर जाने की, हाँ। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहावत मैंने अभी पढ़ा था कि सफारत खारी का मकसद है अगली सदी तक कायम रहना, सियासत का मकसद है कि अगले जुमे तक मैं कायम रहूँ। यू नो, तो देयर इज ऑफ कोर्स अ डिफरेंस। अब जाहिर है कि बहुत अगेन मीटिंग ऑफ द माइंड्स बहुत इश्यूज पर हैं, ट्रम्प साहब की भी और इमरान खान साहब की, और ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से। और ये USIP में ये खासे सवालात हुए, ट्विटर पे भी लोगों ने पूछे, तो हमने एक टुकड़ा निकाला वज़ीर आज़म का जिसमें उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में मीडिया पर बड़ी सेंसरशिप है, आप क्या कहते हैं? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। There is the media in Pakistan, I mean, is not just free, but sometimes out of control. I can tell you that in Britain, no media would have published things like, or said on television things like the Pakistan media has done. I can tell you since I've been in power. I mean, imagine, I don't even think in America this would be allowed, even though the media has this love-hate relationship with President Trump, more hate than love sometimes. But imagine that again, a prime minister of a country, and this man sits on television and says that I can tell you that he's getting divorced tomorrow. So if there was some truth in it, you know, you would, okay, if he had some knowledge. But there's only me and my wife living together. Where did he get this information from? But this sort of thing, I mean, in the olden days, I can tell you that this guy would have been beaten up. Nawaz Sharif's time, the previous prime minister, he had journalists beaten up. Asif Zardari, people were petrified of him. People would disappear. In my time, I went to the legal channels, I reported it to the media, you know, I went into the court. All I'm saying is that what the media in Pakistan is, you will not find a media like that. And I remember the previous ambassador to Pakistan, him saying that the media was out of control. मैं तो कितनी बार कहा है कि कंट्रोल में रहा करो तुम, बस ठीक है। ये खान साहब ने सबसे ज़्यादा जो वक्त है यूके में गुजारा है ना अपनी ज़िंदगी का, यूके टैबलेट। मुझे लगता है कि कभी इन्होंने सन और मिरर पढ़ा ही नहीं ना, कि वहाँ क्या क्या नहीं होता। तौबा यार, तौबा। कौन सा बंदा है जो सन और मिरर पढ़ता अच्छा, है? मुझे ये बता। अच्छा, डेफिनेटली उसका पेज 3 खोलते हैं, जिप बस। ये मुझे बताओ, ये बात किसी हद तक सही है कि अमेरिका में इस वक्त मीडिया जिस तरह आज़ाद है, तकरीबन उतना ही पाकिस्तान में भी आज़ाद है। लेकिन मुझे कोई ये बताए कि क्या अमेरिका में किसी चैनल की आवाज़ अचानक गायब हो जाती है? देखिए, अमेरिका में जहाँ तक मैंने देखा है तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जलसे भी ऑन एयर होते हैं। आई मीन, थोड़ा बहुत देख या कभी CNBC, ABC, CNN और फॉक्स न्यूज़ पे एक ही तरह के टिकर, कामा, फुल स्टॉप के फर्क के बगैर चलते हुए देखें? They will get there, sir. आप अभी just wait. लेकिन चूंकि लीगल वेज की ये बात कर रहे हैं ना, लीगल मीन्स की, लेकिन खान साहब ने अच्छा, अगर 3 चैनलों की नशरियात गायब हो गई तकरीबन 24 घंटे के लिए, तो कौन से कोर्ट के हुक्म पे गायब होती हैं यार? लीगल मीन्स की मैं बात। खान साहब, इस मामले में भी मैं उन्हें पूरे नंबर देता हूँ,
उन्होंने कहा कि जी पिछली हुकूमत में उठवा लिए जाते थे, मेरी हुकूमत में कुछ हुआ है तो ऐसा। अब मसला ये कि खान साहब को भी तो पता नहीं होता ना कि पीछे एक सवाल गलत हुआ है सिर्फ सेंसरशिप के, बाकी तो सारे सवाल मतलब देखो 9 out of 10 तो पेपर में आ गए ना यार, मतलब हमेशा सवाल तो होगा, सवाल तो होगा और जवाब भी ऐसा ही होगा कमोपेश। कहा अफगान का डर है, कहा अफगान तो होगा। लेकिन सेंसरशिप के बारे में क्या कहें कि वक्फा ले, वही तो कहा है यार, वक्फा ये अभी मतलब वक्फे में बताएंगे। अच्छा, वेलकम बैक। 3 दिन पहले जो कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हुए, वहाँ 16 जनरल सीटों पे इलेक्शन हुए। लेकिन हुआ ये कि तमाम चैनल्स बशमूल हमारा जो चैनल है उसने नताइज तो बता ही है, उन पे थोड़ी बहुत बात भी की, लेकिन जिस तरह तज्ज़िये का हक़ था वैसा इसलिए नहीं हो सका कि फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा अमरीका चैनलों पे छा गया। आज चूँकि उस दौरा जो है उसका वो टेम्परेचर अब कम होना शुरू हुआ है और वज़ीर आज़म वतन वापस आ रहे हैं, लिहाजा हमें मौका मिल गया कि हमने जो नताइज बताए थे उनका कम से कम तज्ज़िया तो हो जाए कि उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिचुएशन पे किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं। 16 जनरल सीटों में जो थी वो 7 कबायली अजला और 6 जो साबिक़ एफआर या कस्बात हैं उन इलाक़ों में मुश्तमिल थी। 7 सियासी जमातों ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया, 285 उम्मीदवार थे। पोलिंग का अंदाज़ा ये है कि 27% पोलिंग शायद हुई है मजमूई तौर पे कुल मिला के। नताइज के एतबार से देखा जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों ने 16 में से 6 सीटें ली हैं, PTI के हिस्से में 5 सीटें आई हैं, JUI फजलुर रहमान के हिस्से में 3 और जमात इस्लामी और ANP ने 1-1 सीट हासिल की है। हमारे जो डॉन न्यूज़ के पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं अली अकबर, वो इस इंतखाबी सूरत हाल में मुसलसल हमारा साथ देते रहे हैं। अली अकबर, ये जो मैंने नताइज बताए हैं, क्या इलेक्शन से पहले, पोलिंग से पहले भी ऐसे ही नताइज की तवक्को थी? वसन साहब, बिल्कुल ये जो नताइज है इस पर हमने अपने डिस्कस किया था, ताहम जो तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात हैं उनको बिल्कुल भी ये यकीन नहीं था और वो क्लेम कर रहे थे कि इस इलेक्शन में वो 11 से लेके 13 तक नशिस्तें जो है वो जीतेंगे। और इस हवाले से उनका ये भी मौक़िफ़ था कि उन्होंने जो है कारकर्दगी भी उनकी ठीक है। दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है और मरकज़ में भी है, तो उनका तो ख्याल था कि 11 से 13 नशिस्तें यानी वो स्वीप कर जाएंगे इस इलेक्शन को। ताहम जो नताइज थे हमने डिस्कस किए थे और भी मतलब जो हम देख रहे थे, तो उनको ये लग रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और उनकी वजूहात जो सामने आई थी वो ये थी कि एक तो ये इलाके जो है यहाँ पर आज़ाद जो है वो हमेशा जीत कर असम्बलियों में आते हैं, और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ ने कोई हिकमत अमली भी तरतीब नहीं दी थी। और उनका ये ख्याल था कि एक वक्त में मुस्लिम लीग नून का ये था कि वो कम्बे को भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएंगे। तो यहाँ पर कबायली इलाक़ाजात में जो इलेक्शन हुए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अच्छा अली साहब, इन्होंने जब पिछली दफ़ा हमने बात की थी अली अकबर से, तो आपने एक बात की थी जो अभी तक मेरे जहन में है कि एक लिहाज से ये PTI वर्सेस PTI का भी मुकाबला था, और क्योंकि कुछ लोग जिनको सीटें नहीं मिली वो फिर आज़ाद खड़े हो गए। आपको लगता है कि ये जो 6 आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं, उनका ज़्यादा चांस है कि अब वो भी PTI में ही ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आप कह रहे थे कि इस तरह कोई कॉन्टैक्ट्स थे इलेक्शन से पहले? जी, इसमें ज़्यादातर वो लोग नहीं आए, उनमें से एक ही बंदा जीत के आया हुआ था जो PTI वर्सेस PTI का था। अच्छा, ठीक है। तो लाजमी तौर पर जो है वो ज्वाइन करेंगे। बाकी जगहों पे ऐसे उम्मीदवार सामने आए हैं कि जिनका PTI के साथ कोई वास्ता नहीं था, जैसे कि हम मोहम्मद एजेंसी को ले लें, तो तीनों उम्मीदवार जो कि आज़ाद के आज़ाद है, उनका
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई वास्ता नहीं है और बिल्कुल आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर जो है पास हुए हैं। ताहम एक दो जगहों पे जहाँ पर PTI वर्सेस PTI का था तो उन्होंने वोट जो है अपने उम्मीदवारों का ख़राब किया है और उसके मुकाबले में या तो आज़ाद जीते हैं या फिर मोहम्मद एजेंसी में वहाँ पर ANP का नुमाइंदा जीता। इसी तरह बाजौड़ में जो है जमात इस्लामी के लोग जो है वो जीते। तो हिकमत अमली शुरू में इन्होंने बड़ा इजी लिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है तो कामयाब होकर आएंगे। ताहम ऐसा जो है वो नहीं हो सका। बहरहाल जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं तो उनके साथ हुकूमत के राब्ते जारी है और अनकरीब जो 2-3 लोग हैं तो उन्होंने शमूलियत का ख्वाहिश जो है वो जाहिर की है। अच्छा, अली अकबर, अब उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। एक PTM के भी हिमायत याफ्ता जो है वो उम्मीदवार वज़ीरिस्तान से जीते हैं, MP है। दूसरा नहीं, मेरा नहीं ख्याल नहीं, अमीर कलाम। अच्छा, हाँ ठीक। तो वो जो है वो भी जीते हैं वज़ीरिस्तान से। तो एक हम इसको किस तरीके से ओवरऑल को देखते हैं, फिर टर्न आउट पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें कहा जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें कबायली अजला में जो इंतखाबात हुए ओवर द वीकेंड। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर में हमारे डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अली अकबर। अली अकबर, इतने सालों बाद 72 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। तमाम पेशन गोइयाँ ये थी कि बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, क्योंकि बिलाशुबा एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पुरअमन इंतखाबात हुए और वहाँ पर अमन बहाल हुआ। तो उसके बावजूद 26.5% का जो टर्न आउट है वो थोड़ा सा हज़म नहीं हो पा रहा कि क्या वजह थी, क्यों लोग जो है उतनी तादाद में नहीं निकले कि जितनी तादाद में अंदाज़ा लगाया जा रहा था। जी मुबशिर साहब, अगर हम आम इंतखाबात को देख ले जो 2018 के थे तो उस पर भी टर्न आउट जो था वो तकरीबन 33% रहा है कबायली इलाक़ों के अंदर। और उसकी वजह यह है कि ये इलाके काफ़ी अरसे तक दहशतगर्दी में रहे और उसी वजह से लोगों ने नकल मकानी की है। मगर एक साल बाद तो सूरत हाल बेहतर हो जानी चाहिए थी ना। जी बिल्कुल, और उसके बाद जो है बेहतर होनी चाहिए थी और उसके साथ साथ जो है तकरीबन 3.5 लाख जो वोटर है वो नए भी वहाँ पर इनरोल हुए हैं। ताहम उसके साथ 2-3 वजूहात है। एक तो ये वजह है कि जिस तरह है कि गर्मियाँ है, लोगों को निकालना जो है वो मसला होता है। और ये सबसे अहम बात जो शुरू में 2-3 प्रोग्रामों में हमने डिस्कस किया था कि इंतखाबात की गहमी जो थी वो उसी तरह नहीं रही शुरू से, और आखिरी दिनों के अंदर जो है वो उम्मीदवारों को भी यकीन होने लगा और वोटर भी इस बात को समझने लगे कि अब टाइम पे इंतखाबात होंगे, तो उसी वजह से गहमी ज़्यादा नहीं रही। अब अगर हम देखें मोहम्मद एजेंसी पे तो वहाँ पे टर्न आउट अच्छा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही थी और लोगों को जो है पहले से तैयार किया गया था और लोग वोट के लिए निकले भी। इसी तरह बाजौड़ में भी तकरीबन 30% जो है वो वोट पड़ा है। ताहम जो और इलाका है तो वहाँ पर उसी तरह की गहमी नहीं रही थी। मतलब शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान में गहमी थी या नहीं थी? जी, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में थोड़ी बहुत गहमी नज़र आई थी और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर पहले से लोग जो थे वो काफ़ी मोटिवेटेड थे एक तहरीक के ज़रिए, और भी वहाँ पर जो टर्न आउट है वो तकरीबन 28% तक रहा है। ताहम लोग जो थे वो पहले से वहाँ पर थे और वोट उन्होंने डाला हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर लोगों को मुतहर्रिक किया गया है लीडर्स ने या कायदीन ने, तो वहाँ पर वोट जो है वो सही पोल हुआ है। ताहम जो एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पर वोट जो है वो ज़्यादा, हमारी नज़र में तकरीबन 35% जो वोट पोल होना था, ताहम वो नहीं हो सका। यानी 74% आबादी जो है उसने वोटर ने वोट नहीं डाला। ख़वातीन के बारे में ज़रा बताएं, इसलिए कि खैबर में जो एक इलाक़ा है शीन कमर का, वहाँ 2000 रजिस्टर्ड वोट हैं ख़वातीन के, लेकिन ज़ख़ा खेल कबीले का इलाका है, उन्होंने फ़ैसला किया एक खातून भी वोट नहीं डालेगी। और इसके अलावा बाकी जगहों पे भी ख़वातीन का टर्न आउट बहुत कम है। तो ये ख़बर क्यों नहीं बन सकी कि एक पूरे इलाके में ख़वातीन ने वोट ही नहीं डाला? जी, ये यहाँ पर जो है सामने ये बात आई थी, ताहम उसी वक्त ये
रिपोर्ट उसी तरह नहीं हो सकी और उनकी वजूहत जो है वो कुछ सामने ये है कि उन इलाकों में मीडिया ने इतना पेनिट्रेट नहीं किया और बाद में इस तरह की खबर जो है वो सामने आई। लेकिन उस हिसाब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे लिए था वो चैलेंजिंग था कि यहाँ पर ख़वातीन को वोट के लिए निकालने सबसे बड़ा मसला होगा और जो इलेक्शन कमीशन का 10% का जो क्राइटेरिया है तो शायद वो मीट नहीं कर पाएगा। और शुरू में हमारे पास जो रिज़ल्ट्स भी आए तो यूनियन कौंसिल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन या मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने जो रिज़ल्ट्स फाइट किए हैं तो उसमें 7%, 8% के बाद जगहों पे वोट पोल हुआ है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने जो नताइज जारी किए तो उसमें 10% से ज़्यादा वोट जो है वो पोल हुआ है। तो ये एक चैलेंज था कि इन इलाकों में ख़वातीन को वोट के लिए निकाला जा सकेगा या नहीं। बज़ाहिर हमने बड़ी कोशिश की कि हम जो माजी में मोहम्मद एजेंसी में बाजौड़ में इस तरह के मुआहदे सामने आए थे, ताहम इसमें कोशिश के बावजूद हमें इस तरह की कोई इत्ला नहीं मिली कि ख़वातीन को जो है वो ज़बरदस्ती वोट से रोका गया है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये एक था कि 10% अगर वोट पोल नहीं होगा तो फिर ये इलेक्शन मुस्तरद किए जाएंगे। तो इसी वजह से ये एक दो जगहों पे शिकायत मौसूल हुई है। ताहम ओवरऑल जो है ख़वातीन को किसी पाबंदी का सामना करना नहीं पड़ा। अच्छा अली अकबर, अब ख़ासा कबायली अजला में ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट का भी इशू था, रिपैट्रिएशन शुरू हो चुकी है, वहाँ बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हैं। तो ये लोग जो जीते हैं क्या इन्होंने कोई इज्तिमाई तौर पर कुछ ऐसे मुतालबात रखे हैं कि भाई फाटा की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में कोई बात हो या अभी बहुत इनिशियल है? जी ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम पे इंतखाबात हो रहे हैं और माजी में यहाँ से नेशनल असम्बली के लिए इंतखाबात होते थे तो वो बिल्कुल ही उनका कोई इस तरह का ऐसा एजेंडा नहीं था कि उन्होंने अपने इलाकों के तरक्की के लिए कोई बिलखसूस कोई बात की हो या वहाँ पे कोई डेवलपमेंट के लिए कोशिशें की हो। अब यहाँ पर जो है इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी दावे किए गए थे और जो उम्मीदवार थे तो उनका फोकस यही था कि वो डेवलपमेंट पे तवज्जो देंगे। ताहम अभी तक जो है किसी उम्मीदवार जो जीता हुआ है तो उन्होंने ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना ही कोई वो सामने आए हुए हैं। तो लाजमी बात है नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया है। तो यही एजेंडे के तहत काम के एजेंडे के तहत जो है वो आए हुए हैं। और इस बार जो कैंपेन हुई है तो जो माजी में से थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इस दफ़ा लोगों ने फोकस किया हुआ है क्योंकि ये शिफ्ट अब जो है इस्लामाबाद के बजाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में है और इसी तरह डेवलपमेंटल फंड्स भी वहाँ पर जाएंगे। तो कैंपेनों के अंदर जो है उम्मीदवारों ने बिलखसूस इसका जिक्र किया हुआ है। चलिए बहुत शुक्रिया अली अकबर। और अच्छी बात है कि शुरुआत है, हाँ शुरुआत है और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि और एक शिकवा वैसे मीडिया से बिलसमूह हमसे अपने आप से भी मैं कर रहा हूँ कि मीडिया को चाहिए था कि रिपोर्टर्स को फैसिलिटेट करके भेजते वहाँ पे और लाइव रिपोर्टिंग वहाँ से भी ऐसे ही होती है। कोई कबायली अजला में रेटिंग मीटर लगे हुए हैं क्या? नहीं। तो ठीक है सर, अब इजाज़त भी इजाज़त ले लेने वाले थे यार, अब सब दुख गए कि इजाज़त ले ली, फूक लिया करेंगे आइंदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।